हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 47 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 3 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अध्याय 5 है जो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसमें जो कोशिका है ना, उसके बारे में हमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। सबसे पहले कोशिका क्या है। देखो, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचना जो होती है, संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। संरचना क्या होती है? बनावट है, जो हम बने हैं या फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से होता है? कोशिका की, ठीक है। तो जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक जीव क्या होते हैं? केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है। और बहुकोशिक क्या होते हैं? अनेक कोशिकाएं मिलकर अलग अलग काम करती हैं, जैसे पादप जंतु, ठीक है, कवक, ये सारे। तो संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये सरल कोशिकाओं में केंद्र झिल्ली नहीं होती, ठीक है ना। इन सरल कोशिकाओं में केंद्र झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक में क्या होता है? कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं ये सारे, ठीक है। केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है इनमें, ठीक है। केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो, जो कोशिका झिल्ली है उसमें जल का विसरण प्रासरण कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली में जो जल का विसरण है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। तो विलयन की सांद्रता का कोशिका पर क्या प्रभाव होता है? जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अल्प प्रासरण दाबी, संप्रासरण दाबी, अति प्रासरण दाबी। अल्प प्रासरण दाबी क्या होता है? विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल कोशिका फूलने लगेगी, मतलब अंत प्रासरण, ठीक है ना। उसके बाद संप्रासरण में क्या हुआ? कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता एक समान रहती है, तो क्या होता है? आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और अति प्रासरण दाबी में विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल कोशिका सिकुड़ जाती है, ठीक है। बहुप्रासरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली केंद्र कोशिका द्रव्य होता है। केंद्र क्या होता है? इसी कोशिका का ब्रेन, मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कोशिका के ये क्या करता है? कोशिका के कार्यों को नियंत्रित निर्देशित करता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर। ईआर दो तरह का होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका आरईआर और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका एसईआर। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करती है, ठीक है। आरईआर पर राइबोसोम स्थित होते हैं जो प्रोटीन निर्माण करते हैं। एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। देखो क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है? आपस में लेन देन का काम जो होता है ना, इधर उधर जो भी चीज़ें पहुंचानी है वो आरईआर करता है। तो उसमें ये अंतर्द्रव्य जालिका करता है, ईआर करता है। तो दो तरह के होते हैं, आरईआर, एसईआर। आरईआर तो क्या करेगा? जो विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य जो पदार्थ हैं, ठीक है, वो नालिका के रूप में जाते हैं। लेकिन एसईआर क्या करता है? जो वसा और लिपिड होते हैं ना, उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आरईआर तो देखो इतना ध्यान रख सकते हो, आरईआर प्रोटीन का, आरईआर होगा तो प्रोटीन से संबंधित है, एसईआर होगा तो वसा और लिपिड से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, बस एक रिवीजन है, तो बस फटाफट से रीड कर रहे हैं क्योंकि पहले हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो आपकी शायद वर्कशीट नंबर 20 से 26 तक होंगी इस चैप्टर की, तो वो सारी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, ठीक है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, जैसे यहाँ पे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया आपके पास? जल, ठीक है। उसके बाद है गोल्जी अपकरण क्या होता है? ये लिपिड, प्रोटीन आदि जैसे पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें पैक कर कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिए जाते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने, जो वेस्ट होता है ना, कचरा होता है जो कोशिका का,
उसको निपटाते हैं ये। तो कभी लाइसोसोम फट जाते हैं तो इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं ना, अपनी ही कोशिका को क्या कर देते हैं, पाचित कर लेते हैं। अपनी ही जो कोशिका है उसको ये पाचित कर लेते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है। रसधानी पादप कोशिकाओं में रसधानियां द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा सफीती देते हैं। ठीक है। इसमें अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन होता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों का हल कर लेते हैं एक बार फटाफट से। पहला प्रश्न है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्पप्रसारण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? तो देखो, अल्पप्रसारण दाबी विलयन में रखने पर अंतःप्रसारण के कारण किशमिश और लाल रक्त कोशिका फूल जाएंगी, क्योंकि इस विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज्यादा जल होता है। ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, इनमें होती है। ठीक है। बस यही मेन अंतर है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे है प्रश्न नंबर 3, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए आरएनए का पूरा नाम, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। खत्म। ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5, पादप एवं जंतु का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों को नामांकित कीजिए। ठीक है। आपको क्या करना है, ये हो गया आपका जंतु कोशिका, ये हो गया पादप कोशिका। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है ना, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये लेबलिंग भी करनी है, सारा लिखना है आपको। यहाँ से नहीं समझ में आए तो अपनी नोटबुक में से भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी जो बुक है, सॉरी, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा ये, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, या फिर गूगल से भी आप कोई आसान सा सर्च कर सकते हो। वैसे ये बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको, ये गोले बनाने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, आराम से बना सकते हो। ये लिखनी ज़रूरी है। जो आपका एग्जाम है उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, दोनों में से किसी भी आपको कोशिका का चित्र, नामांकित चित्र बनाना आ जाएगा। ये नाम लिखने आपको ज़रूरी है, कहाँ पर क्या होता है। ठीक है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।